दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। मैं हूं डॉक्टर नलिन। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। और पढ़ाई में हम क्या क्या करेंगे आप जानते हैं, जैसे कि ऊपर भी लिखा है और साइड में लिख देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके समक्ष किसका? वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 22 के पेपर का। मॉर्निंग शिफ्ट में हुए इस पेपर में आज हम सभी सवालों को कर देंगे खत्म। देखेंगे कैसे आप सवालों को करेंगे हजम, और जवाब लगातार आपके बनते रहने चाहिए। और सवाल आपके आस मैं लाइव हूं ना कि नहीं? सबको दिख रहा हूं ना जी? तो सभी लोग तरीके से कर देंगे सवालों को सही, बिना किसी देरी के। आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं सही जवाबों पर क्या होती है प्रतिक्रिया, सवालों पर कैसे कैसी बातें होती हैं। बढ़िया बढ़िया। तो चलो करते हैं शुरुआत। और गुड इवनिंग है सभी को। पहला प्रश्न बिना किसी बात देरी के। और अगर ने अभी तक आपने भैया नहीं किया है लाइक, तो कर दो सब्सक्राइब और कर दो शेयर, जिससे कि और साथी जुड़ जाएं इस सफर में हमारे साथ। और सभी करें आराम से और खुश रहें एकदम सारे बच्चे मिलकर साथ। तो चलो करते हैं, है हमारा विश्वास। सवाल आपके समक्ष। पहला देखेंगे उत्तर क्या मिलेगा खास। एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टेनग्राम में दिए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। अब ये टेनग्राम क्या है? पहला तो क्वेश्चन ये आ गया है ना, पहले तो ये पता होना चाहिए। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वान हेले के अनुसार दिए गए ज्यामिति तर्क के किस तर्क पर आकलन करने का उपयुक्त साधन उपयुक्त है? अब देखो समझो, टेनिग्राम एक टूल है, ज्यामिति टूल है। और वान हेले ज्यामिति के चिंतन के जनक हैं, 5 लेवल के। अब इनके द्वारा बच्चा किस स्तर पर है? स्वयं सिद्धि अभिगृहित स्तर पर, एग्जाम्स पर। विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना, यानी वो इंटरलेटिंग वेरियस फिगर्स। आकृतियों की पहचान करना, यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिगर्स। और दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। अब यहां पर आपको जवाब देना है कौन सा होगा। बढ़िया। और सवाल समझ गए होंगे आप, इसमें कोई गलती नहीं है और आपको बता दें। और आपका जवाब बहुत ही बढ़िया सी 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 और डी 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 के रूप में आता हुआ और एकदम सही जवाब है। देखो, दृश्यीकरण को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। यहां पर बच्चा आकृतियों को उनकी बनावट और दिखावट के आधार पहचानता है। इसलिए यहां पर आकृतियों को पहचानना क्या है, क्योंकि दो बार एक वर्ड नहीं हो सकता। इसलिए इसका मतलब क्या है, ये जो आकृतियों की पहचान, उसने क्या बोला? आयतों को। सवाल को समझो, आयतों को उनकी आकृति। तो आयत मतलब उसे पता है कि आयत क्या है, उसे पता है आयत क्या होता है उसके आधार पर। और जब आयत पता तो वो किस लेवल पर होता है? एनालिसिस लेवल पर होता है। क्योंकि अगर किसी आकृति का नाम उसको पता है तो वो किस पर होता है? विश्लेषणात्मक स्थिति पर होता है। तो उसके गुणों के आधार पर पहचाना उसने। राइट ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप देते हैं तो हम क्या आपको मना करेंगे? एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आकृतियों की पहचान। और यह है 10 ग्राम। आप देख रहे होंगे क्या है? 10 ग्राम। इसको बच्चे बोलते हैं, इन ज्यामिति आकृतियों के आधार पर बच्चा कुछ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसको 10 ग्राम बोलते हैं। इसके बारे में सुन लो, एक चीनी पहेली है, साथ में ज्यामिति चिंतन का स्तर बढ़ाती है, ज्यामिति के लिए पढ़ाई यूज की जाती है। और इसमें 5 या 7 टुकड़े होते हैं जिनको जोड़कर बच्चा कुछ आकृति बनाने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? बहुत बढ़िया। प्रणाम सीमा, कैसे सभी को मेरा नमस्कार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 2 पद लुप्त है। The number series is given with 2 terms missing. Choose the correct option which will continue the same pattern. 2 0 4 2 6 6 1 2 12 और 10। कौन सा नंबर होगा इसमें मिस, जो आपको देना यहां पर फिट करना है। अब इस सवाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखेंगे 2 आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। दो, हाँ जी। तो यहाँ पर 2 चीजें जुड़ी हैं, कौन कौन सी हैं उसको समझिएगा। यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न जो श्रृंखलाएं वो जुड़ी हैं, एक श्रृंखला नहीं है। तो जब भी आपको दिखे ना कोई छोटा बड़ा, तो मतलब समझना वहां पर 2 जो श्रृंखलाएं हैं, सीरीज, उनको जोड़ा गया है। देखो 0 2 6, ऐसे बात समझ रहे हो? तो यहां पर जो संख्याएं आपको दी हैं वो इस तरह से जुड़ी हैं। क्लियर है? अब यहां पर जो नंबर आएगा वो भरना। इसको देखें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्लियर है? और 2 चौके 8, यहां पर तो 8 आ जाएगा। इसको देखें, 2 और 4 6 और 6 12 और 8। तो यहां पर क्या है? इस तरह से 2 2 नंबर को अब बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहां पर 20 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 8 और 20। एकदम सही बात दिया है आपने, एकदम ए, एकदम सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब जब मिल जाते हैं तो बात बन जाती है और 8-20 आपका उत्तर आ जाता है। लेकिन लाइक का समझ नहीं आता, लाइक करने में क्यों, इसमें क्या घाटा है? लाइक करो भैया, लाइक करते रहो, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। गले से फटी हुई आवाज निकल रही है, ये तभी सिली जाएगी जब आप इसको लाइक करेंगे। कर्नाटक भी बहुत अच्छी थी इस पेपर में। क्वेश्चन इधर लिखा है, यहां देखिए, एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए का दो छात्रों ने निम्नलिखित प्रकार से उत्तर दिया। ए 23% ऑफ 200, उसने बोला 23% ऑफ 100 प्लस 100, 23 प्लस 23, 20 माइनस 20 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 46। छात्र बी 23% बराबर ऑफ 200, 200 गुणा 23 बटा 100 बराबर 2 गुणा 23 बराबर 40। तो दो छात्र थे ए और बी, उन दोनों ने सवालों को इस तरह से अपने अपने तरीके से हल किया। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। अध्यापिका दोनों उत्तरों को स्वीकार करती है, किंतु छात्र ए को अनौपचारिक कलन विधि के उपयोग से बचने के लिए निर्देश देती है। और मैं आपको बार बार एक चीज पढ़ा रहा हूं कि आप इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी बच्चे को बचने की नहीं कह सकते कि आप अनौपचारिक अनुमान से बचो, क्योंकि बच्चों को अनौपचारिक विधियां भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, औपचारिक विधियां भी बतानी चाहिए, दोनों उसके साथ होनी चाहिए। ठीक है ना? अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि दोनों ने स्वयं की कलन, बिल्कुल सही बात है, फिर दोनों को पूरे अंक मिले, इसने भी 46 निकाला और जो कि सही है। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधियां गणित के प्रश्नों को हल करने के अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात, एकदम 100% मास्टरनी जी सही कह गई, एकदम जवाब यही हो जाएगा। एकदम मास्टरनी जी ने सही बात कही है, बिल्कुल दोनों अभिन्न अंग होते हैं। राइट ऑप्शन बी दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जवाब मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत, इसी तरह से आपके जवाब मिलते रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप कर लेंगे ना, कल्याण भवती, आराम से समझेंगे सब बातों को। बढ़ते हैं एक और सवाल पर, देखते हैं एक और जवाब। अनीश ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक सामूहिक परियोजना दी है, यानी भिन्न भिन्न आकृतियों को अलग करने की। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी? Anish has given her students a group project to classify different geometrical shapes. Which of the following assessment techniques would be most appropriate for assessing students' performance in this project? पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, रूब्रिक, कॉन्सेप्ट मैप और चेकलिस्ट। और ये सारे चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं जी। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से शायद आपको घबराहट और टेंशन और बुदबुदाहट, सुसुराहट, फुरफुराहट कुछ भी नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। और आपका जवाब बड़ी तेजी से बी मिल रहा है मुझे, क्या बात है। रूब्रिक, अच्छा आपको पता है रूब्रिक क्या? रूबी का तो सबको पता है, ये रूब्रिक का किस किस को पता है भैया? हाँ, रूब्रिक का तो सबको पता होगा, रूबी का नहीं पता है। रूबी का पता है, रूब्रिक का नहीं पता है, हैं? चलो मैं बता देता हूं दोनों को, ठीक है? समझ लेते हैं। जब किसी बालक को प्रोजेक्ट देते हैं तो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कैसे किया जाए, उसके लिए हम पेपर पेंसिल टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट मैप भी यूज नहीं करते और ना ही चेकलिस्ट, सबके अलग अलग रोल हैं। तो ये रूब्रिक क्या है? अब रूब्रिक को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा, ये पेपर में आ रहा है बार बार, तो रूब्रिक को समझ लीजिएगा, ठीक है ना? जब आपके मास्टर ने आपको प्रोजेक्ट दिया, फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास का मान के चलें, आपके मास्टर साहब ने आपको प्रोजेक्ट दिया और वो क्या बोले, भाई देखो ये है प्रोजेक्ट, ये आपको परफॉर्म करना, कंप्यूटर का चित्र बनाना। बोले ठीक है मास्टर जी बना देंगे। देखो लास्ट डेट कितनी है? लास्ट डेट है 5 तारीख, 5 तारीख तक जमा करना है तुझे। बोला ठीक कर दूंगा। अगर तू 5 के बाद 6 तक लाता तो 1 नंबर काट लूंगा, अगर तू 8 तक देगा तो मैं तेरे 2 नंबर काट दूंगा, और तू 10 के बाद लाया तो मैं सिर्फ तुझे 2 ही नंबर दूंगा, चाहे फिर तू कभी भी दियो। समझ रहे हो? तो ये क्या है, आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। अगर तूने बहुत अच्छा लिखा, तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो तुझे मैं 2 नंबर दूंगा, कम कर दिया। यानी आप उस चीज को जांचने के पैरामीटर सेट करते हो, उसी को बोलते हैं रूब्रिक। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं आपके समक्ष एक फोटो, समझिएगा। ये एक रूब्रिक है, बेसिक होमवर्क रूब्रिक आपके सामने दिख रहा है। ये 9 मार्क्स हैं, 1 2 3 4। तो आपने सफाई के नंबर बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, अगर तू साफ लिख के लाया, होमवर्क में ऑर्डर में किया 4 नंबर है, बेकार किया 3 नंबर, उससे बेकार 2 नंबर। तो आप क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, इसी को रूब्रिक बोलते हैं। आपने टाइम पर जमा करा, ये पैरामीटर्स हैं। आपने कितना कंप्लीट करा, आपको मैंने पूरा काम दिया था 5 पेज का, आप 3 पेज का करके लाए, एक्यूरेसी कितनी है उसमें, वर्क शॉन कितना है। तो ये क्या है, ये रूब्रिक के पार्ट है। समझ में आ गया रूब्रिक का मतलब क्या है? सब लोगों को समझ लो, पेपर में पूछा जाएगा, 100% बोल रहा हूं, पेपर में रूब्रिक आएगा इस बार, तो सब लोग समझ लो। इसके बाद बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप, यानी यहां पर क्या होता है, जैसे आपने ईवीएस तो सबने पढ़ा है ना, आपने ईवीएस तो सबने पढ़ा है, वंशानुक्रम, वंशावाद आपने पढ़ा होगा ना, वंशावाद,
जिसको वंशावाद बोलते हैं। नहीं, आप पहले दादाजी के बेटे हुए, हमारे दादाजी के दो कहाँ होते थे, 10-12 बच्चे हुए, उन 10-12 बच्चों के फिर 8-8 बच्चे हुए, 8 बच्चों के फिर 4-4 बच्चे हुए, और अब हम 2-2 बच्चे हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गए ना? क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसको कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं, यानी एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, नंबर सिस्टम को दिखाता हूँ, मैथमेटिक्स में बताता हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम में क्या है, हमने कहा 4 बेस हम पढ़ते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में कौन कौन से नंबर यूज होते हैं? ये नंबर यूज होते हैं। ऑक्टल में 0 से 7 तक नंबर यूज होते हैं। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये कॉन्सेप्ट मैप है। एक चीज दूसरी चीज से कैसे श्रेणी क्रम में जुड़ी है, कैसे हिस्सा, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप। ओके, इसको बच्चा टीचर दोनों बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और पॉइंट की, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि सारे पॉइंट क्लियर। इसको बोलते हैं चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ बच्चे का नाम लिख दिया आपने और यहाँ डेट डाल दी। अब बोले डिड यू क्या कंप्लीट योर 4 स्क्वायर ऑर्गेनाइजर, यस और नो? यस। इंक्लूड 3 आइडिया इन ईच बॉक्स, यस के नो? नो। यूज द ऑर्गेनाइजर टू हेल्प यू राइट, यस। यू कंप्लीट सेंटेंस व्हेन रिटन, यस। तो यानी आप उस बच्चे की कंप्लीट चेकलिस्ट बनाते हो, उसके बाद कमेंट दे दो कि बच्चे ने क्या काम पूरा नहीं किया। तो ये क्या, क्लास बेस्ड एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा, तो रचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छी चीज है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। तो राइट ऑप्शन रूब्रिक समझ में आ गया ना सबको? रूब्रिक क्या है? समझते रहो, जानते रहो, मानते रहो, तो बात बनेगी बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा एकदम तेजी के साथ। अब मैं रैप के साथ पढ़ा रहा हूं आपको आज। जल्दी से कर दो लाइक, लाइक लाइक, जल्दी से कर दो लाइक, नहीं तो हो जाएगी बात खराब। सोच रहा हूँ 2-4 बादशाह के गाने सुन लिए मैंने, ठीक है ना? अरे बहुत बढ़ेगा संतोष, आप कितना कहेंगे उतना बढ़ा देंगे, ठीक है? तो अभी मैं बादशाह को बुलाता हूँ और वही वही कहेगा, और उस लड़की को बुलाता हूँ जो बार बार ये कहती है मैं नहीं तो कौन बे, है ना? मैं नहीं, लाइक नहीं तो कौन करेगा, लाइक नहीं तो कौन करेगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं आपके समक्ष। क्वेश्चन समझ में आया आपके समक्ष? क्या है, इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों को पूर्व ज्ञान को समझाने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। यानी आपको कुछ समझाने से पहले वो कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है और पिछली अवधारणा को दोहराना है। नहीं, आगे वाली को बढ़ना, पीछे वाली को रिपीट करना है, और उस समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना है। जब आप उसको रिपीट कर लेंगे, समझ लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। इस नाते इस्माइल को एक विषय को पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए। एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जैसे योजना एक विषय को पढ़ाने के पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसे मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के अधिगम वातावरण से सुधारना होता है। अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं जो पाठ, ये तो चौथा तो गलत हो जाएगा ना, समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वो समय नष्ट नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, आंसर तो मिल गया, गलती से प्रेस हो गया था ना मुझसे बटन, ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन क्या है, जब आप पीछे वाली चीज को जोड़कर आगे बढ़ाते हैं, और जब तक आप पीछे वाले को नहीं सुन लेते, आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब जब तक वो बच्चे को समझ में ना आए फिर से वापस आते हैं, नहीं समझ में आए फिर समझाते हैं, उसको बोलते हैं हाँ स्पाइरल। इसको इंग्लिश में स्पाइरल वैल्यूएशन बोलते हैं, यानी चक्रीय घुमावदार मूल्यांकन। यानी आप बार बार घूम के उसी के पास आएंगे। रैखिक मूल्यांकन सीधी रेखा में चलता, एक मूल्यांकन खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पीछे वाले पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो चक्रीय मूल्यांकन बच्चों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप उसको क्या देना चाहते हैं, आप उसको रचनात्मकता के आधार पर निर्देश देना चाहते हैं, या उसे आप गाइड करना चाहते हैं, उसको फीडबैक देना चाहते हैं। ओके, बात समझे? बोर्ड क्लियर? अनुपम, बोर्ड तो एकदम क्लियर है, यहाँ बोर्ड तो एकदम क्लियर है, बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा आपको? एक मिनट रुको, मैं और अच्छा कर देता हूँ। ये तो अपने हाथ की बात है, बोर्ड तो कहीं से भी लगा लेते। एक मिनट रुको, अभी मैं बोर्ड को सही करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी इस बोर्ड को एकदम सही कर देता हूँ, आप टेंशन मत रखिए, अभी करता हूँ, ठीक है ना? वेट ए मिनट, आपको शायद बोर्ड सही नहीं दिख रहा ऐसा मुझे बताया जा रहा है। 1 मिनट ठहरेंगे और देखेंगे बोर्ड कौन सा सही नहीं हो रहा आपका। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी दी गड़बड़ इन दिस बोर्ड। ओके, अभी मैं करता हूं इस बोर्ड को ठीक। मैं एक बार, हाँ, थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको और डार्क कर देता हूं, ये तो अपने हाथ की बात है। एक थोड़ा सा, बस एक थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं अभी करता हूं। ओके, वेट ए मिनट, थोड़ा सा बस, तो मुझे बता दीजिए जब आपको थोड़ा सा अच्छा दिख जाए। और ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा सा कर देता हूं जिससे आपको अच्छा दिख जाए, डोंट वरी। ओके, नाउ इट्स फाइन, अभी साफ दिख रहा है सबको? अब मैंने बोर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बोर्ड का कलर, तो यहां पर शायद आपको अब तो दिख जाएगा सही, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कलर।
ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। अभी विजिबल है? आज अब विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हुई है। ओके ओके, धुंधला नहीं दिख रहा, वो आपका इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके समक्ष है, ऑप्शन नंबर 3, एक और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए? कौन सी बुक नहीं विशेषता रखते, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। ओके, अब मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आपका जवाब मुझे अच्छा मिल जाएगा, गलती नहीं करेंगे आप। और सवाल है आपके पास, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, यानी जो भी आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो हिरार्किकल श्रेणी में होना चाहिए। क्या ये बात सही है कि बच्चों को आप हिरार्किकल श्रेणी में पाठ्यक्रम का अवधारणा कराएंगे? अब मुझे लगता है आप कहेंगे सर कुछ कुछ सही सा लग रहा है, और एकदम सही बात है, आप इसको एकदम सही कर सकते हैं बेझिझक होकर के। क्लियर है? क्योंकि आप अवधारणा को, गणित की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, हिरार्किकल है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल की ओर होना चाहिए। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई ना। गलत क्यों हो गई? अब तक तो हम ये समझते थे कि हमेशा हम सरल से जटिल की तरफ चलते हैं, यानी आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि सरल से जटिल नहीं होगा, अब जटिल से सरल होगा, तो उल्टा लिखा हुआ है ना। अवधारणा को पहले आसान और फिर बाद में मुश्किल होना चाहिए, इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं इसको काट देता हूं क्योंकि मुझे मिल गया, अब आगे चलने की जरूरत नहीं है, आंसर मिल चुका है। बढ़िया, एक और सवाल। 56+38 कक्षा 2 के छात्र ने जमा के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से निकाला। तो 56+38 बराबर 84। एक चिंतनशील गणितीय अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो पेडागोगी के सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, रिवर्स में अभी चेक करता हूं ना आप, ठीक है ना। तो चिंतनशील गणितीय अध्यापक के नाते क्या है? छात्र को समझाने के बाद अपने उत्तर की पुनः जांच करें। सवाल बहुत बड़ा है इसलिए इंग्लिश में आगे होगा, मैं यही बोल देता हूं। यू जस्ट मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट दैट ही शुड चेक योर वेरीफाई योर हिज आंसर। छात्र को कहना कि वह पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रश्नों की तरह अभ्यास करें, नहीं एज इट इज विच इज सॉल्व इन दी टेक्स्ट बुक यू हैव टू गिव, यू हैव टू सॉल्व। गलत है ये भी। स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के सरल करना, यानी यू आर गिविंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ रिक्लासिफिकेशन। और आपको समझ में आ गया होगा। पहले मुझे बताओ बच्चे ने गलती क्या करी है, पहले मुझे बताओ बच्चे ने गलती कौन सी की है। आप समझ गए ना बच्चे ने गलती क्या की? बचुआ ने गलती की है जोड़ने में, 6 और 8 14, हासिल लगा 1, और उसने 5 और 3 8 लिख दिया, हासिल को खब जोड़ा नहीं। और मैंने क्या बताया, जब भी बच्चा हासिल संबंधी गलती करता है, कैरी या बोरो वाली गलती करता है, याद रखना, इसको नोट कर लेना, पेपर में आएगा पक्का। और मैंने पिछले साल भी ये पढ़ाए थे आपको क्वेश्चन कि ये क्या होते हैं, ये तो नहीं पढ़ाए थे, ऐसे प्रश्न पढ़ाए थे। हासिल संबंधी, जब भी बच्चा हासिल संबंधी गलती करता तो उसको पुनः वर्गीकरण, पुनर्वर्गीकरण, पुनः समूहीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया। पुनः समूहीकरण, पुनर्वर्गीकरण, ये सब क्या है? ये एक ही बात है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, बढ़िया करें जी। ओके, राइट ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्र को अलग अलग अनुभव प्रदान कराए, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूह में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे क्या होगा? जिससे सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए, बच्चों को थोड़ा खाली समय मिल जाए, मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले या प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक बात कह दूं तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर यहां पर ये बात कर रहे हैं कि भाई मंदबुद्धि को मिले, प्रतिभाशाली को मिले, खाली समय मिले, आपने जरूर समझा होगा ना क्या बोलते हैं उसको? समावेशी शिक्षण। और वहां पर आप किसी बच्चे को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते, यानी आप हर बच्चे के लिए इक्विवेलेंट करेंगे कि भाई मैं जो है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कुछ अलग काम करूंगा, मंद बुद्धि वालों के लिए अलग काम करूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल, ये सही नहीं है। आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग समझा के बताना है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही पहचाना आपने। अब सभी अधिगमकर्ताओं के लिए कार्य करने की कोशिश करेंगे और सभी को बताएंगे कि सवाल कैसे हो रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई होगी बात आपको, और आपने जवाब दिया एकदम सही, जिसमें कोई भी गुंजाइश गलती की नहीं है। एक और सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है डीन्स के द्वारा? अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैंने आपको कई बार बताया भी है, अगर आप जॉन पॉल डीन्स के बारे में नहीं जानते तो प्लीज 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 आप सब लोग जान लें, आपको पेपर में 1 नंबर इस बार जॉन डीन्स से मिलेगा। पूरा नाम है जॉन पॉल डीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार अब तक सिर्फ हमने डीन्स ब्लॉक को समझा होगा, लेकिन अब डीन्स ब्लॉक के साथ साथ वो डीन साहब के प्रिंसिपल, उनकी अवधारणाएं, उनकी समस्यात्मक चीजों, इन सब के बारे में भी बात हो रही है। तो इस बात को समझ लेना कि डीन साहब को पढ़ लो, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, आप टाइप करेंगे जॉल्टन पॉल डीन तो ये आपको मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन जितने भी डीन से आए ऑनलाइन वाले पेपर में वो सब मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है? प्रत्याक्षात्मक बोधात्मक परिवर्तन, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल, गणितीय परिवर्तन सिद्धांत, मैथमेटिक रिवर्सिबिलिटी रूल, और रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी। गणितीय परिवर्तन सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सिद्धांत यानी बोधात्मक सिद्धांत, परिवर्तन सिद्धांत। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद आपको जवाब पता लग गया होगा, नहीं पता बता देते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल बढ़िया। और यहां पर जवाब इसका एकदम सही, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप कहेंगे ये क्या है समझ लो, इसमें क्या परसेप्चुअल चेंज थ्योरी, मैथमेटिकल चेंज थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, दीज आर दी करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, डीन्स ब्लॉक क्या है, इसको पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैंने आधे घंटे में पढ़ाया पूरा। तो एक बार आप जरूर देख लें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है पैडागॉजी के नाम से, आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारे आपको जितने भी नए लोग इंट्रोड्यूस हुए उन सबके मैंने वीडियोस बना के डाल दिए विद क्वेश्चन जो जो उनसे पूछे गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, 708 में कितने धाई 10 हैं? हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 708? बहुत ही सिंपल सवाल है। ओके, अब देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। हाँ बिल्कुल है रीता, वो मेरे चैनल पे ही आपको मिलेगा और कहीं है भी नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आप जब डालेंगे ना जॉन्टल पॉल डीन तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, मेरा ही वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर जवाब देने की कोशिश हो रही है, ABCD और सबने दिया है ए 000। क्या आप बोल रहे हैं? मनु ने कहा 000। ओके, 00। हाउ इट्स पॉसिबल? भाई आप सिंपल देखो, 708 में कितने 10 हैं? सिंपल सी बात है, कितने धाई हैं? तो भाई धाई मतलब कितने धाई 10 हैं, तो अगर इसमें आप 10 का डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा? पूरे पूरे 70 ही मिलेंगे ना भाई। 70 धाई 700 ही तो होगा, 8 प्लस में है। ऐसे बोले आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 70 + 8 है ना, तो कितने हुए? 10 हैं इसमें, 70 10 हैं, 8 यूनिट है। तो राइट ऑप्शन कितना आसान है, 70। पता नहीं आपने आंसर कैसे गलत कर दिया, ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। ओ माय गॉड, इतना गलत करोगे पेपर में तो कैसे नाम डूबेगा मेरा। ये लाइक वाले फिर रुक गए हैं भाई, ये लाइक करने वाले फिर रुक गए हैं। ये हाथ लाइक पर चलता रहना चाहिए, ये लाइक वाले को तो बार बार बोलना पड़ता है, भाई लाइक कर दो रे, ओ भैया लाइक कर दो रे, ऐसा मुझे कुछ गीत गाने पड़ेंगे क्या? ये लाइक वाला हाथ चलता रहे, बच्चे ज्यादा होते लाइक कम होते, बड़ा बेकार लगता है, हैं? हम मोटिवेट कैसे हो जाएंगे? मोटिवेट तो होंगे ही नहीं ऐसे। एक और सवाल, अल्प व्यास यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? पूर्व संख्या यानी संख्या से पहली गतिविधि, याद रखिएगा, छोटी कक्षा है उसमें बच्चों को संख्या सिखाने से पहले आप क्या सिखाने की कोशिश करेंगे? गणना, पश्च उल्टी गणना और वर्गीकरण। वर्गीकरण गणना और संख्याओं का क्रम, वर्गीकरण प्रतिमान बनाना और एकी की संगतता, संप्लाव संगणना प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण। इसमें बहुत सारी चीज आपको नहीं मिलेंगी, जैसे आपने कहा एक की संगतता, ये संगति, आपने कहा संप्लाव स्किप गणना, ये आपको शायद पहली बार सुनने को मिलेंगे कुछ वर्ड जो सीटेट ने इस बार आपको दिए थे, है ना। लेकिन आप कहां से तो मिल रहा है मुझे सी, एकदम सही बात है। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब आप छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन, वो बच्चों चीजों को लगा सकता है छोटी बड़ी के ग्रुप में, छोटे बड़े में तोड़ सकता है, ये छोटा ये बड़ा ऐसे। मॉडल बनाना, प्रतिमान जैसे मॉडलिंग कर सकता है, और साथ में ये एककी संगति क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी एक एक संगतता। जैसे बच्चे को आप कुछ गिनने को दो, मैंने बोला ये क्या है, बोला 1 मोबाइल, ये क्या है 2 पेन, ये क्या है 3
कलम, इस तरह से। तो बच्चा एक एक चीज को पॉइंट आउट करके गिनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यानी बच्चा एक एक चीज को गिनता है काउंटिंग के अंदर, उसको बोलते हैं क्या? एक एक की संगति। और ये 3 बार पूछा गया सवाल है पेपर में, तो ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इसके बाद संपला स्किपिंग, इसको बोलते हैं स्किप काउंटिंग, यानी यहाँ पर बच्चे क्या करता है, जिसको आप बोलते हैं ना कटवा गिनती, सुना होगा आपने कटवा गिनती, पटक, हमारे पटक बोलते थे। मास्टर ने पूछा 69, 73, 77 लिख के बता, इस तरह की। तो वो तो बहुत बाद की बात है, बच्चा अब तक नहीं बता पाता 69, 79 और 89 में क्या अंतर है, आप भी मुश्किल पड़ जाएंगे, है ना। तो राइट ऑप्शन समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3, इनके बारे में आगे बताऊंगा। एक और बेहतरीन सवाल है आपके लिए। 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर 4 है, ढाई के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान के अंक का दुगुना है, सैकड़े के स्थान का अंक 1000 के स्थान का आधा है, इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है, 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थानों के अंकों का जोड़ है, लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंकों का आधा है, संख्या क्या होगी? ओ माय गॉड, इतना बड़ा सवाल दे दिया, आधा पूरा, पौना तिहाई, चौथाई सब इसमें आ गया। पता नहीं क्या करके मानेंगे सीटेट वाले। हाँ, समझते हैं सवाल इतना मुश्किल, इसको सॉल्व कैसे करें। उसने बोला 6 अंकों की संख्या, तो 6 अंक लगा लो, सबसे पहले 6 बॉक्स बना लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6, और आप जानते हैं इन पर नंबर भी डाल देते हैं। हमारी ये इकाई है, ये धाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये लाख है। इंग्लिश में बोले तो ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश में भी लिख देते हैं आपके सामने, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये लैख है। अब ये आप सबसे पहले बना लो, क्योंकि इसी में भरना है जो भरना है। हाँ, चक्र आ गए हैं, इस चक्कर को खत्म करवाएंगे अभी आपको। हाँ, दी जाएंगी विटामिन सी और डी की गोलियां, डोंट वरी, समझिएगा। अब देखो उसने क्या बोला, 1000 के स्थान पर 4 है, फिक्स पॉइंट मिला संख्या के, 1000 के स्थान पर 4, मैं 4 लिख दूं, ओके। 1000 ये रहा, मैं इस पर 4 लिख देता हूं। दाएं के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का दोगुना है, दाएं पर जो 1000 के अंक का दुगुना 8 लिख दो, कुछ नहीं है, बस पढ़ते चले लिखते चले जाओ। सैकड़े के स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है, तो सैकड़े पर कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2, क्लियर है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा, सैकड़े के स्थान का अंक कितना है, 2 का आधा 1। 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थान का जोड़ है। अब 1000 पर क्या अंक है, आपने कहा 4, सैकड़े पर क्या अंक है 2, तो इसका मतलब 6 लिख दूं यहां पर, और लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान का आधा, तो 3। बन गई संख्या, बन गई संख्या 3,64,281। कोई सी संख्या आपको दिख रही है इसमें? आसान है। तो कुछ ऐसे सवालों करने में आपको बहुत ज्यादा तीर नहीं चलाने हैं, ना तीर ना तलवार, सीधा एक बार सवाल पार। जैसे आप लाइक पर करते हो ना, मास्टर को तो कुछ भी कह ले, मास्टर जी कुछ भी कह लो आप, हम भी बिल्कुल आपकी तरह बेशरम हैं, आप कहते रहो और हम करेंगे नहीं, दोनों की बात बराबर है ना। कोई बात नहीं है, आखिर विद्यार्थी तो मेरे ही बन रहे हो, मुझसे नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे। शाबाश, ऐसे बने रहो। आगे सवाल एक और आपके स्क्रीन पर। एक कक्षा में बच्चों से पूछा गया, क्या पूछा गया कि इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है। बच्चे से क्या पूछा गया, क्या पसंद है, चाय कॉफी या दूध। क्या बोला, चाय कॉफी और दूध। और चाय कॉफी और दूध को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या भी बता दी कि चाय बच्चों पसंद करते कुल बच्चों के आधे बच्चे, कॉफी को कुल बच्चों का 1/3 हिस्सा, 1/3, और दूध को 1/6 हिस्से पड़ते। यदि 20 विद्यार्थी को कॉफी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है, ये आपका जवाब है ना। रिशु ज्यादा लेक्चर हो रहे ना इसलिए आवाज बैठ गई है जी, बात समझ में आ रही, इसको खड़ी करेंगे अभी आवाज को, डोंट वरी, समझते हैं। उसने बोला चाय चाय चाय, बोला नहीं जी सर कॉफी लेंगे कॉफी, और एक बोला दूध, तो बच्चा का दुश्मन है इस समय। पहले हम दूध के लिए लड़ते थे कि दूध पिला दो, दूध हमें चाहिए 1 लीटर सुबह सुबह पीने के लिए। रियली बताऊंगा, एक दिन में 2 लीटर दूध मैं पीता था जब तक बीएससी में रहा हूं। बीएससी में जब तक मैं था तो मुझे 1 लीटर दूध सुबह, 1 लीटर दूध शाम को पीता था। और हमारे बच्चे, उनका दूध का नाम ले दो, बोला आप पापा उल्टी आ गई, मैं तो बॉर्नविटा पीऊंगा, इसमें 1000 चीजें हैं ना। ये ईवीएस की बात ईवीएस में बात बताएंगे इसके बारे में। तो चाय को कितने पसंद करते हैं, 1/2, कॉफी को 1/3 और दूध को 1/6। उसने क्या बोला सवाल में, उसने बोला यदि 20 विद्यार्थी को कॉफी पसंद है, यानी 1/3 20 के बराबर है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 2, 20 × 3,
तो टोटल बच्चे 60 हैं, 60 टोटल बच्चे हैं उस जगह पे, तो उसे दूध कितने को पसंद है? आप बोलेंगे 60 बच्चे हैं, दूध पसंद है 1/6 को, तो 10 बच्चों को मिल्क पसंद है। राइट ऑप्शन बी एकदम सही जवाब लगा दें बिना किसी जल्दी की दवा। ओके, मैं 2 लीटर की बात कर रहा हूं, एक टाइम में 1 लीटर दूध, वो विदाउट वाटर। अरे ऐसी थोड़ी बनी है ये। हाँ, अभी तक बुढ़ा नहीं हो जाता, अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो दूध को, मतलब ठीक है ना। राइट ऑप्शन मिला है, बात समझ में आ गई सब लोगों को? बहुत ही खूबसूरत जवाब है। इतना बावजूद कहने के बाद भी 2 सब्सक्राइबर बढ़े, 2 लाइक बढ़े हैं, बताओ कितनी। और लाइक भी सब्सक्राइब भी करते रहो भाई, सब्सक्राइब भी करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेना, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट वॉज 2 लीटर। ओके, गणेश और डिंगा 4000 घन है जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर की को अलग अलग बक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रम से 20 गुणा 10 गुणा 6 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं उनकी पहले बॉक्स की मेजरमेंट कितनी, जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला बॉक्स है 20 गुणा 10 गुणा 6। दूसरा बॉक्स क्या है? दूसरा बॉक्स लिख देते हैं। दूसरा बॉक्स क्या है? दूसरा बॉक्स की डायमेंशन है यहां से 15 गुणा 9 गुणा 10। तीसरा बॉक्स यहां लिख देते हैं, कहां गया भाई, 11 गुणा 11 गुणा 10। ये इनकी मेजरमेंट है। तीसरा बॉक्स ये है। चौथा बॉक्स कहां है भाई? चौथा बॉक्स था 6 गुणा 4 गुणा 10। इधर इसको लिख देते हैं 6 गुणा 4 गुणा 10। ये चौथा बॉक्स। इनकी डायमेंशन मैंने अलग अलग क्यों लिखी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। पहले समझ लो इन डायमेंशन को लिखने का मतलब। उसने बोला आयाम वाले 4 अलग अलग बॉक्स एबीसीडी हैं, एबीसीडी में क्रम से कितने घन सेंटीमीटर व्यवस्थित किए जा सकते, क्रम से बताना है। अब टोटल कितने? 4000 घन है, 4000 घन है। और एक जो आप बात कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया कितना है? आपने कहा 20 गुणा 6 गुणा 6। बात समझ लेना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने बिल्कुल नॉर्मली बात की है। अब उसने ए में कितने आएंगे भाई? 4000 घन है, अब इसको फिक्स करो इसमें, तो भाई ये टोटल कितना है उसका वॉल्यूम है। तो आपको कितने घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं एक में बताओ। अब क्या करें, इसका आयतन निकाले तो कितना होगा? 2 छिक्का 12, भाई 6 दूनी 12, 1200। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बात करूं भाई इसका वॉल्यूम कितना हुआ, अगर जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने सेंटीमीटर क्यूब इसमें लगा सकते हो आप। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा 6 दूनी 12, 1200, इसमें आप 1200 क्यूब लगा सकते हो। इस कितना आसान सवाल था। 6 चौक 24, इसमें आप कितना लगाते हो? 6 चौक 24, इसमें कितना लगाओगे? आप कहेंगे सर 6 चौक 24 240। इसमें कुछ कम से लग रहे हैं मुझे भी, कुछ गड़बड़। 6 4 10, हाँ ठीक है। इसकी बात करें चौथे की 240, दूसरे की बात करें 15 निम्मा 135 1350, इसमें कितने आ जाएंगे? 11 11 में 121, 121 इतना। तो पहले बॉक्स में 1200, दूसरे बॉक्स में 1350, तीसरे में 1210, चौथे में 240, 240, चौथे में ये दिख रहा 1200 1350। मिल गया आंसर, एक आ गया ना। तो इस वाले का कुछ मतलब ही नहीं था। आप सोचो सर कितना खतरनाक सवाल दे दिया सीटेट ने, हम तो घूम ही गए। तो घूमने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ इतना बोला इतने घन है तो कितने घन आप अलग अलग डब्बों में लगा सकते हैं। इट मीन चारों का आपको वॉल्यूम बताना था। सिंपल सवाल था, चुटकियों वाला, और आपने इसको कर डाला। इस सवाल का हो गया झींगा लाला। अब बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल देखते हैं क्या मिलता है इसका उत्तर है मेरे बाला। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? कितना आसान सवाल है। एक पानी में, टैंक में, देखो ये लीटर में पानी याद रखना, पानी किस में है? लीटर में है, और ये जो है वो मिलीलीटर में है। और ये क्या है? मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है। तो आप जानते हैं 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 ना। तो मैं बोल दूं भाई 5000 का हमारा लीटर है, इसमें आप बताएंगे 250 मिलीलीटर है, तो इसमें मैं 1000 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा ना भाई। मिलीलीटर को कुछ यूज नहीं था, मीटर को लीटर में बदलने के लिए मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, मैंने कर दिया। तो ये 2 बार गया, उत्तर कितना आया? मैं 2000 मग भरना पड़ेगा भैया, राइट ऑप्शन। तो आप कहते हैं सर इतने आसान सवाल भी पूछे जाते सीटेट में। अब देख लो भाई, आसान भी पूरे होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, तीनों तरह का लेवल होता है, आसान मुश्किल सब लेवल आपको मिलता है। तो आप समझते चलो, जानते चलो, मानते चलो, सवाल समझ में आ जाएंगे आपको सभी को। ओके, आसान सवाल था। एक और सवाल ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीज गणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन
के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में उपलब्ध है। जियोजेब्रा, पेंट एंड शॉप, पैटर्न शेप, स्प्लैश मैथ और ज्योमेट्री पैड। अब आपको देखना इनमें से आप कौन सा बताएंगे, इनमें से कौन सा टूल है जो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये बच्चा है। और यहां पर ऑप्शन सब ना जियो और जेब्रा, जी जियो और जेब्रा। ओके लेट्स सी, जियो और जेब्रा आपको मिलेगा मुझे जवाब, बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा ए, एकदम सही जवाब मिल रहा है मुझे, क्या बात है। चलो देख लेते हैं। जियो जेब्रा सबसे ज्यादा फेमस ज्यामिति टूल है और नाउ उसमें क्या हो गया, उसमें बहुत सारी चीज इंप्लीमेंटेड होगी, पैकेज हो गए उसमें जुड़ गए। कैसे कि आप उसमें बीजगणित भी कर सकते हैं, ज्यामिति से आप ड्रॉ कर सकते हैं आकृति, स्प्रेडशीट को बोलते हैं, जिस टेबल जिसमें रो और कॉलम होते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, जैसे एक्सेल। इन सबको सांख्यिकी सब कुछ कर सकते हैं, ये जियोजेब्रा में पॉसिबल है। जैसे कि आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर ये वाला, अच्छा भाई जियोजेब्रा किधर है, ऐसे ये क्या है, आप यहाँ कुछ भी डालेंगे बीजगणित इक्वेशन, आपको उसका ग्राफ साथ साथ में देख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, जो पीछे बनी है, ग्राफ लुक लाइक ग्राफ। तो ये सबसे फेमस टूल है और यहाँ पर आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी टूल चूज करना है आप यहाँ से टूल चूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जियोजेब्रा। इसके बाद आता है पेन पैटर्न शेप। ये क्या आपके सामने बच्चे के सामने आपने पैटर्न शेप रख दिया, उनको पहचानने के लिए बोलते बता इसमें कितने वृत्त हैं, कितने ट्राइंगल है, ये वाला काम करते हैं, इसमें सिर्फ यही काम होता है। ये क्या है, स्प्लैश मैथ। ये देखो खेल लेना बच्चे, स्प्लैश मैथ का मतलब क्या है, एक तरह का ये गेम है जिससे बच्चे बड़ी खुश होकर देखते हैं। जैसे आपने कहा 6 और 8 कितने होते हैं, तो आपने 6 स्ट्रॉबेरी और 8 स्ट्रॉबेरी दी, आपको हिट करना पड़ता है इनमें से आंसर, जिस पर आप क्लिक कर दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस मॉडल का यूज किया जाता है बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए। इज दैट क्लियर। और यहाँ इनके पॉइंट्स जो ऐड होते रहते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लैश मैथ। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। हाँ, एक गेम जो इन्हीं को बोला जाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप आते हैं एक और एग्जांपल पर, यह है आपका ज्यामिति पैड। यहां पर क्या होता है, इस ज्यामिति में ये कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास भी होता है, यहाँ जहां जहां चलाते हैं वहां पर कलर बनता चला जाता है इस डॉट्स के साथ। और अगर इसको प्रेस कर देंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, तो बच्चा ज्यामिति आकृतियों को बनाना सीख जाता है। तो यहां पर बेलजेब्रा, एलजेब्रा, सांख्यिकी का कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं यूज कर सकते। इज दैट क्लियर। तो सही जवाब समझ में आया, क्या है, जियोजेब्रा। क्योंकि पैटर्न शेप में बच्चा आइडेंटिफिकेशन करता है पैटर्न शेप का, स्प्लैश में तो बच्चा गणितीय जोड़ घटाव के सवाल गुणा के कर सकता है, और ज्योमेट्री पैटर्न में वो ज्योमेट्री आकृति को बढ़ा सकता है। इसलिए मैंने चारों बता दी, क्या पता पेपर में कौन सा आपके सामने आ जाए, आपको पता होना चाहिए। गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं, क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। किसको, संकल्पनात्मक समझ, उपयोग आधारित समझ, तथ्यात्मक समझ या कार्यविधिक समझ, इनमें से किसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। और आपका जवाब होना चाहिए सही, और गलती ना हो आपसे बिल्कुल भी सवालों में। तो आपका जवाब क्या होगा, सीटेड 22 दिसंबर 2021 का पेपर, प्रीवियस ईयर का पूरा सेशन चल रहा है, सारे पेपर कराऊंगा और सबको समझाऊंगा और सबको बताऊंगा कि सवाल आपको करने हैं सही। और पेपर में अगर ये करके चले गए तो ये रामबाण दवाई है आपके पेपर के लिए, ठीक है ना, ये रामबाण दवाई है। ओके, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो टेंशन, आपको समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाएं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं और समझते हैं जवाब क्या मिलेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन मिला है क्या, संकल्पनात्मक समझ। जानते हैं ना आप भाई, आप बच्चों के अंदर क्या पैदा करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर पैदा करती हैं, उपयोग आधारित या तथ्यात्मक फैक्ट पर बेस्ड या फिर प्रोसीजरल चीजों को नहीं करती हैं। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई, बहुत ही खूबसूरत बात। एक और सवाल आपके समझ सकते हैं। एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को, 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद यदि उसके पास अभी भी 26 कंकड़ बाकी बचे हैं तो कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी। कॉन्सेप्चुअल में कंकड़ कितने लाई थी समझ लेते हैं। भाई मैंने कहा मेरे पास एक कंकड़ थे, फॉर एग्जाम्पल ए मानो, एक्स मानो, उसने उसका 1/5 भाग 1 को दिया, उसने 1/4 यानी A/4 बी को दिया, 1/3 उसने किसको दिया, उसने दिया तीसरे ग्रुप को। कुल मिलाकर कितने कंकड़ बांट दिए उसने, इन सबको जोड़ दें, और मेरे पास टोटल एक कंकड़ थे, उसमें से घटा दूं तो उसके पास 26 बचने चाहिए। तो मतलब है ये पूरे कंकड़ में से जितने कंकड़ उसके पास उसने बांटे उनको घटा दिया, तो पूरों में से आपने उनको घटा दिया तो क्या मिला आपको, 26 मिल गया। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम, आपका काम बन गया बढ़िया। तो आप सवाल कर लो, इसका एलसीएम कितना लेंगे, 5 चौक 20 या 60, 60 ही आना चाहिए ना इसका एलसीएम। तो देखेंगे 30 से तो कटेगा नहीं ना, तो क्या करें, आपने कहा 5 12 पंजे 60,
12a, 15 चौके 60, 15a और 20 या सर 20 है, तो कितना हुआ? आपने कहा 12, 15 और 20, तो 12 और 15 27, 27 भी 47/60, तो मैं कर दूं एलसीएम ले लूं यहाँ, तो 60a माइनस का 20 और 10 30 10 40 47a इज इक्वल टू व्हाट? 26 गुणा 60, कितना बच गया भाई? 13 बच गया। 13a बराबर 26 मल्टीप्लाई बाई 60, ए कितना हो जाएगा? अपॉन 13, 13 दूनी 26, 120 कंकड़ लाइन थी मैडम अपने घर से। राइट ऑप्शन 120 हो जाएगा बिना किसी देरी के। और बहुत ही बढ़िया जवाब दे दिया भाई आपने, तो चाला पाड़ दिया, सवाल में मजा बांध दिया, एकदम बढ़िया जवाब है ऑप्शन नंबर सी। खूबसूरती से आप जवाब करते हैं तो बात बन जाती है सही सही, इसीलिए तो आप कहते हैं लगता है आज अगर खाने लगे हो दही, तो कहती ना अम्मा कहती थी बेटा खा ले दही हो जाएगा सब सही। तो पेपर से पहले भी करना इस काम को। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल को। हस्त कौशल सामग्री जिनको मैन्युपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि वर्षीय निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है। देखो अगर आप बात करेंगे हस्त कौशल सामग्री, किसको? मैनिपुलेटिव टूल, यानी बच्चा दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों के साथ जुड़कर मैथमेटिक्स को सीखता है, उसको मैनिपुलेटिव टूल या हस्त कौशल सामग्री, हैंडक्राफ्ट, हैंड थिंग। हालांकि मैं एक चीज दिखाता हूँ, शायद मेरे पास होगी, बहुत सारी किट्स यहाँ मिलती रहती है बच्चों, रहता हूँ, शायद ये आपको मैं दिखा पाऊँ। अगर मेरे पास कुछ हुआ तो इनमें से अगर अवेलेबल हुआ तो आई विल शो यू लाइव। जैसे ये है, ये देखो ये किट है, इसमें ये हैंडक्राफ्ट सामग्री ये मिल गया आपको, ये कैंची मिल गई, ये सब क्या है? ये हैंडक्राफ्ट किट में आती है, ये सब इनको मैनिपुलेटिव बोलते हैं। ये आ गए, ये ब्लू पेपर्स आ गए, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये हस्त कौशल सामग्री, इनसे बच्चा कुछ बना के सीखने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं हस्त कौशल सामग्री। ठीक है, एक्चुअली ये मेरे बेटे की किट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये भी हस्त कौशल में आती हैं, ये सब चीजें कुछ बनाता है बच्चा, तो हर किसी की अलग अलग किट है। तो वही है हैंडक्राफ्ट थिंग्स, ये सब क्या है? ये सब हैंडक्राफ्ट में आती हैं। ये सब क्या है? देखो ये ना धागे हैं, पीना, ये सब क्या है? ये सब इसमें आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्या? हस्त कौशल सामग्री, मैनिपुलेटिव। क्लियर है जी? हाँ वो मेरे बच्चे का है, ठीक है ना। तो ये बच्चे के लिए वार्षिक निरीक्षण के लिए तैयार नहीं करती है बच्चों को। क्लियर है जी? तो ये उसके लिए तैयार नहीं करती है बच्चे को, ये किस लिए तैयार करती है? किसी और चीज के लिए तैयार करते हैं। वो चीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, टेंशन वाली क्या बात है, अभी समझाते हैं। यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। यह गणित, तीसरा ऑप्शन ये है, यह शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। शिक्षिका को समस्याओं को शाम पर पहल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चलिए उनका समय बच जाता है। ये तो बिल्कुल हंसने वाला ऑप्शन हो गया, समय टीचर का बच जाए, ऐसा एनसीएफ कब चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा, वो तो हमेशा कहता है मैं तो उसके खिलाफ हूं। तो राइट समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन 2 होगा इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। ओके तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर होता क्या है, यहां पर प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ, क्योंकि हम जब इन चीजों को जोड़ते हैं दैनिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन से बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसी अवधारणा का निर्धारण कर लेते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिखा भी देते हैं किट क्या है। ये इस तरह की किट मैंने आपको दिखाई, लाइव दिखाया ना, अभी दिखाया था मैंने लाइव, तो वो सब यही तो है। तो ये सब क्या किट है जितनी भी है यहाँ पर। ओके ये कैंची अभी दिखाई थी ना, प्लास्टिक कैंची, इनसे बच्चा क्या करता है? वो चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है और चीजों को सीखता है। इज दैट क्लियर नाउ? बहुत बढ़िया। एक और सवाल। रघु सुबह 9:10 पर जी स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है, तो वह वापस जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचा? बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इस पर बवाल नहीं होना चाहिए, सवाल को करने की कोशिश करिएगा, जल्दी से करिएगा, सवाल आपके समक्ष है जी। देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। समझ में आ रहा है सवाल? लाइक भाई भैया 100 लाइक कर दो यार, अब तो बहुत देर होगी कहते हुए, मतलब अब तो यार हद होती है किसी चीज की भी है। पानी पी लिया मैंने इस बात को नीचे उतारने के लिए कि आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है ना। तो देखेंगे सवाल कितना आसान है, समझेंगे। ए देखो भाई 9:10 पर वो स्कूल से निकलता है। इधर बनाता हूँ, रुक जाओ, इधर नहीं, इधर बनाता हूँ। वो 9:10 पर स्कूल निकलता है, अब उसे स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं, है ना। 20 मिनट का रास्ता है यहां से यहां तक का। अब वो आधा गया तो 10 मिनट तो इधर गया और 10 मिनट वापस आया। भाई उसने बोला कहाँ भी भूल गया, तो जब आधे रास्ते के 10 मिनट यहां से यहां तक लगे, 10 मिनट यहां लगे, तो इस समय 9:30 हो गए होंगे।
अब वो फिर स्कूल जाएगा तो 20 मिनट लगेंगे उसको, तो यानी घड़ी में 9:50 का समय होना चाहिए। अब 9:50 के समय पर मिनट की सुई कहाँ होगी? शायद यहाँ होगी, है ना, और शायद यहाँ होगी। 9:50 पर ही तो होगी, तो मैंने घड़ी का टाइम खींच के लगा दिया आपके सामने। तो कहाँ होनी चाहिए? 10 पर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? आसान है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, क्लियर है, वेरी गुड। समझ गए आप बात को, अच्छे समझ जाते हैं बात को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। इनमें से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या के शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्यों का उपयुक्त वर्णन करता है? यह गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती है। यह गणित के स्कूल के बाहरी संसार को जोड़ती है, एकदम सही बात है। इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे शाब्दिक समस्याएं आप देते हैं बच्चों को, भाषा परखने के लिए की जाती है? तो गलत हो जाएगा। ये विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती हैं। आसान कुछ नहीं, तो राइट ऑप्शन तो मिल गया ना, राइट ऑप्शन 2। क्योंकि एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है आपसे कि बालक को उसके बाहरी जीवन के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करो, बालक को बाहरी जीवन से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे ही आप उसको कनेक्ट करोगे तो बच्चा आसानी से चीजों को सीख जाएगा। नो प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं, इसी के साथ तेजी से करना पड़ेगा, एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है, वहां जाना है। फरहान के पिता ने उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहा। यह बहुत अच्छा प्रश्न, इसको पजल बोलते हैं, पजल है, पजल बोलते हैं इनको। वह दो दो के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है, फिर वह 3-3 और 7-7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे? ये सवाल आपको बताएंगे। सीमा, मेरी क्लास में नहीं आता है, वो अपनी माता जी की क्लास में आते हैं बस। मेरी बहुत ही रेयर केस में आता, किस दिन आएगा तो बता दूंगा, पक्का दिखा देंगे। ओके, चलिए बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। और जवाब समझिएगा, देखो उसने बोला 2-2 का समूह लगाते, 2-2 को लगाते हैं तो एक शेष बच जाता है, 3-3 का लगाते तो भी एक बच जाता है, 7-7 का लगा तब भी एक बच जाता है। हर किसी केस में आपको एक ही बच रहा है। तो मतलब क्या है? यानी अगर मैं 2, 3 और 7 का एलसीएम ले लूं तो वो इनसे और उसमें एक जोड़ दूं तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी ना। तो 2, 3, 7 का एलसीएम कितना होता है? 42। भाई तीनों को प्राइम नंबर है, तो 42, यानी 42 वो संख्या है, 2 से भी काटोगे तो भी आपको जीरो शेष बचेगा, 3 से काटोगे तो भी जीरो शेष बचेगा, 7 से काटोगे तो भी जीरो शेष बचेगा। इसमें मैंने एक जोड़ दिया, तो यानी वो संख्या 43 है, जिसमें आप 2-2 के समूह बनाएंगे तो भी एक रिमाइंडर बचेगा, 3-3 के बचाओगे तब भी एक रिमाइंडर बचेगा, 7-7 के ग्रुप बनाओगे तब भी एक रिमाइंडर बचेगा। अब 43 आमों को आप 5-5 के समूह बनाओगे तो 5 8 40, कितने आम बचेंगे? 3 आम बच जाएंगे। आंसर आपके समक्ष ए हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब तो क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अरे आप तो खूबसूरती समझते हो, सवाल घुमा के पूछा गया तो बाकी कुछ भी बात नहीं थी, आपको सिर्फ प्रश्न घुमा के पूछा गया, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आपने एकदम फाड़ दिया सवाल को, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है? 1 से 9 तक की संख्या पढ़ानी है, सबसे अच्छे क्रियाकलाप आपको बताने हैं। अब देखो इन सवालों में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां पर सवालों का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि यहां सवाल करते समय आपको जो चीजें सोचनी पड़ती हैं वो एक एक, भाई चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, चारों में से जो सही उसको पकड़ना पड़ेगा ना। चलो, पहला, भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एक एक देने का ना। जब भी बच्चा गिनती गिनेगा सबसे अच्छा तरीका उसका 1 to 1, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं एक एक की संगति। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एकदम हमेशा अच्छा होता है। दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना, ये भी सही बात है कि हमने कहा 4 तो 4 बॉल लगा दो, आपने कहा 3 तो 3 गेंद उठा लो, ये सब मौखिक रूप से एक से देखो, ये मौखिक रूप से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए बच्चों को क्रियाकलाप कराने की कोशिश करेंगे और आप उनको याद करेंगे तो रट्टाफिकेशन हो गया। वो तो रट्टाफिकेशन तो काम नहीं करता ना, काम तो आपको करना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन हो गया ए और बी, सी गलत है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे जवाब क्या मिले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? फिर वही सवाल है। तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन सवालों पर प्लीज आप सब लोग फोकस करें, क्योंकि ये सवाल ऐसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है, गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है?
उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है? नहीं। गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक नहीं है। गणित को अन्य विषयों के साथ एक करते यानी इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। अन्य विषयों के साथ होना चाहिए, उसको गणित के साथ जरूरत नहीं है कि समस्या के साथ हो। वो गणित बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभवों के साथ, बिल्कुल सही बात है। मैथमेटिक्स जो होना चाहिए बच्चों की जो कक्षा बेस्ड एक्टिविटीज हैं और क्लास के बाहर की एक्टिविटीज हैं, इन सब के साथ भाई वो इंटीग्रेट होना चाहिए। गणित को अन्य विषयों के साथ, बिल्कुल सही बात है। देखो कक्षा 1 से लेकर 2 तक तो पर्यावरण को गणित में पढ़ाया जाता है, तो इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हो गया, ये भी सही है। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकत्र नहीं होना चाहिए, ये गलत है। भाई आप जब उच्च स्तर की बात करोगे तो बच्चा बेसिक लेवल से ही तो पढ़ के चलेगा हाई लेवल पर। भाई बेसिक लेवल से पढ़ के तो हाई लेवल पर पहुंचेगा, अगर बेस कमजोर कर दोगे तो हाई कैसे समझेगा, इसलिए वो गलत है। तो राइट ऑप्शन समझ में आ गया। मैं कह दूं आपको बी और सी मुझे सही लगे इनमें से, तो आपको क्या सही लगता है? मेरे हिसाब से आपको बी और सी सही लगना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है इसलिए मुझे लगता है। एक और सवाल, निम्नलिखित विभिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है? अब माध्यिका को बोलते हैं मिड वैल्यू, मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? ये स्टार्ट की टर्म है। मीडियन निकालने के 2 रूल हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप मीडियन निकालेंगे तो मीडियन का मतलब मिड संख्या, बीच की संख्या। अगर वो ऑड नंबर बीच की संख्या उठा लो, उठाने को मैं 2/3 भी उठा लेता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है। संख्याओं को या तो आरोही या अवरोही, यानी या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो करनी पड़ेंगी। अब इनको कैसे करें? डिवाइड करते हैं। देखो जब मैं 7 में 9 का डिवाइड करता हूं, इनको साफ कर लेता हूं पहले, नहीं तो दिक्कत करेंगी। डिवाइड नहीं करूंगा नहीं तो दिखेगा नहीं मुझे। ओके, तो डिवाइड करते हैं। तो आपने 7 में 9 का डिवाइड किया तो कितना होगा? आप कहेंगे 7 नाम 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। इसको डिवाइड करें, दशमलव 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 0.8 बचे 2, 0 16 कम 16, 0.66। इसको करें 25 अट्ठे 200, बचा 1, 25 चौके ना जाने का 0, 25 चौके 100, है ना। आगे बढ़े 21 में करें तो 21 निम्मा 189, 21 अट्ठे 168, बचे 2, ना जाने का 0। अब आप देख लो इनमें से आपको कौन सी संख्या लगती है बड़ी, कौन सी छोटी? जी, तो शायद आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन। अब देखो या तो आप इसको ऐसे करो या एलसीएम लेकर करोगे तो आपको देखो कहानी तो झेलनी पड़ेगी। बहुत क्लोज क्वेश्चंस हैं, बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है ना। इसमें एक और लगा दो भाई, यहाँ 9 रह गया, इसको 9 लगा दो, ठीक है ना। अब क्या करें? अब आप बताओ इसको आरोही और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सब छोटी कौन सी है? आप कहेंगे 2/3। उसके बाद कौन सी है? 77। उसके बाद कौन सी है? आप कहेंगे 81। उसके बाद कौन सी है? 804, 80 है ना, 21/25। और सबसे बड़ी कौन सी है? 17/21। अब आप लगा लो मीडियन कौन सा होना चाहिए, तो शायद आप पहचान जाएंगे। इन संख्याओं की माध्यिका, 1 मिनट रुकना, भी माध्यिका की बात हो रही है, मैं सवाल गलत तो नहीं हो गया? कुछ 13/16 होना चाहिए ना इसका आंसर तो। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। डिवाइड तो मैंने सही किए सारे, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, तो ये कैसे गड़बड़ हो रही है सवाल। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ सी मुझे दिख रही है, और गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 17 में 21 का डिवाइड करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, और 21 में 25 का डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए जितना मैंने निकाला है। 25 अट्ठे 200, ये भी सही है। ओह माफ करिएगा, 8 4, माफ करिएगा। हाँ, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब मुझसे मैंने डिवाइड को गलत पॉइंट आउट कर दिया है ना, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हुआ है शायद। जी ओके, तो ये संख्या चेंज होगी भाई। हाँ, ये 17 यहाँ आना चाहिए। हाँ ठीक है ना, एक बार फिर से इसको हटा देता हूँ मैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं सबको हटा देता हूँ। और डी, डी ऑप्शन 13 ना ना, कुछ गड़बड़ है, कुछ एक पॉइंट में गड़बड़ आ रही है मुझे अभी भी। हाँ, सबसे बड़ी क्या सी नहीं होगी, समझ लो। देखो अगर मैं 7 में 9 का डिवाइड करता हूं, तो अभी मैंने आपको 7 नाम, तो कितना होगा? 7/9, 0.77, ये तो 0.77 हो गया। 13 में 16 का डिवाइड किया था, 13 में डिवाइड करेंगे 16 का, तो आई थिंक 16 अट्ठे 128, हाँ
81 नो प्रॉब्लम, ये तो लिखा था मैंने 0.6, 3 छंग 18, 6 इसको डिवाइड करेंगे 21 में डिवाइड करें 25 का, तो अभी मैंने आपको बताया था 25 अट्ठे 200 है ना, तो 0.84। इसका डिवाइड करें तो 17 में करें तो 21 अट्ठे 128 और 8095 है ना, हाँ 809509 ये तो है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, हाँ ठीक है लग गई, तो क्या होगा भाई, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है समझते हैं। तो सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी 2/3 ये वाली छात्र, उसके बाद कौन सी 77, हाँ तो ये हो जाएगी 7/9। उसके बाद क्या है 80, 17/21। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद आप आगे आ गई 13/16। उसके बाद 21/25। असेंडिंग ऑर्डर लग गया आपका। अब बीच वाली संख्या आपकी मीडियन होती है, तो राइट ऑप्शन 2 है एकदम, ठीक है क्लियर है जी। हाँ नो सही है, वो एक्चुअली एक डिवाइड में गलती हो गई थी, शायद मैंने एक डिवाइड में गलती कर दी थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं। भाई आज की क्लास मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाने का मेरा बात हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको एक विशेष सूचना दे दें, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, घबराने का नहीं। बार बार मुझे कॉल आ रहा है अकेडमी से, तो मुझे जाना पड़ेगा मीटिंग में। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, कल मेरी क्लास जो होगी वो रिकॉर्डेड होगी, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। कल मेरी क्लास जो होगी रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है ना। कल मेरी क्लास क्या होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। कल मैं आपको पेपर कराऊंगा पूरी इसका, लेकिन वो रिकॉर्ड करके दूंगा, क्योंकि कल जो है मैं फ्लाइट में रहूंगा, तो मैं आपकी क्लास ले नहीं पाऊंगा। इसलिए कल शाम की जो 7:30 बजे की क्लास है वो रिकॉर्डेड चलेगी, ओके। आप पेपर नया होगा, पेपर प्रीवियस ईयर का ही होगा, उसको मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। तो दीजिएगा मुझे इजाजत, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि भाई आप सब जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम डेली आपको टाइमिंग हमारे पता ही है, टाइमिंग क्या है, उन टाइमिंग पर जुड़ सकते हैं आसानी से और अपनी क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं। तो दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते हंसाते रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। लाइक शेयर करते रहना, थैंक यू।